हैलाइड क्लस्टर्स, हैलाइड क्लस्टर्स। देखो ध्यान देना, यहाँ पर अपन हम बात करते हैं हैलाइड क्लस्टर्स क्या होते हैं। हैलाइड क्लस्टर्स में एक्चुअली जो हेलोजेंस होता है वो यहाँ पर लिगेंड की फॉर्म में वर्क करते हैं, मतलब हैलाइड आयन X माइनस यहाँ पर लिगेंड के फॉर्म में वर्क करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल लेकर इसको अपन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लेते हैं Re2, देखो Re2 Cl8 -2। इस हैलाइड क्लस्टर के बेसिस पर अपन एक्सप्लेन करते हैं हैलाइड क्लस्टर्स के। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? यार CSI नेट क्रैक करना है और ऑनलाइन ऐप्स पे इतने महंगे महंगे कोर्सेज। बस इतनी सी बात की टेंशन। अपने स्मार्टफोन में अभी डाउनलोड कर एजवर क्लासेस ई-लर्निंग ऐप। उस पे हर संडे होता है स्कॉलरशिप टेस्ट। स्कॉलरशिप टेस्ट देकर तू जीत सकता है 6 मंथ्स, 1 मंथ, 3 मंथ, अलग अलग वैलिडिटी के कोर्सेज एकदम फ्री में, और तू उसे फ्री एक्सेस कर सकता है। और तो और उस पे बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। Shortage of money is not a barrier anymore. Edgecon classes are always here to help you. Download our app now. जो प्रॉपर्टीज होगी उनको देखो, ध्यान देना। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करें सबसे पहले, इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है इस तरह से होते हैं। Re 1 2 3 4 Re, और यहाँ पर हो गया Cl 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 Cl। इसी तरह से यहाँ पर देखो Cl 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 Cl, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है इस तरह की। देखो जो ये क्लस्टर है Re2 Cl8 -2, इस क्लस्टर में यहाँ पर देखो दोनों रीनियम के बीच में 4 बॉन्ड होते हैं, 1 2 3 4। और जब दो मेटल्स के बीच, यहाँ पर दो एटम्स के बीच 4 बॉन्ड बनते हैं तो उसको बोलते हैं क्वाड्रुपल बॉन्ड। क्या बोलते हैं उसको? क्वाड्रुपल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक क्वाड्रुपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। देखो क्वाड्रुपल बॉन्ड ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब देख क्वाड्रुपल बॉन्ड के अंदर कितने बॉन्ड है इसमें? 1 2 3 4। यहाँ पर कितने बॉन्ड प्रेजेंट है? 4 बॉन्ड है ना। अब देखो 4 बॉन्ड में कौन कौन से बॉन्ड होंगे? यहाँ पर देखो 1 तो सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 सिग्मा बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होता है। इसके अंदर देखो 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर एक डेल्टा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। देखो 1 डेल्टा बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये टोटल 4 हो गया, 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा बॉन्ड, ये यहाँ पर टोटल प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? देखो यहाँ पर जो रीनियम है, रीनियम की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसके अंदर 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है। देखो यहाँ पे एक होता है डीपी हाइब्रिडाइजेशन, और एक इसके अंदर होता है एंड DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखो सबको पता है कि डीपी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर लीनियर शेप बनती है। देखो डीपी के केस में जो डी ऑर्बिटल है वो dz² होता है, और p जो ऑर्बिटल होता है वो pz यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। इसी तरह से DsP2 की अगर बात करें, DsP2 की, तो यहाँ पर जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है वो dx²y², ठीक है ना, ऐसा ही। और p ऑर्बिटल जो यहाँ पर है उसमें px और py यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, px + py। अब देखो ध्यान देना, s ऑर्बिटल तो यहाँ पर आ ही गया, px py यहाँ पर आ गया, pz यहाँ पर आ गया। और जो d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल में dz² भी काम में आ गया, dx²y² भी काम में आ गया। तो देखो ध्यान देना, s काम में आ गया, px py pz काम में आ गया, dx²y² काम में आ गया, dz² भी काम में आ गया। अब d ऑर्बिटल में 5d ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें से 2 तो काम में आ गया। जो टोटल 5d ऑर्बिटल होते हैं उनमें से 2d ऑर्बिटल काम में आ चुके हैं। अब कौन कौन से बचे? 3d ऑर्बिटल और बचे। कौन कौन से? dxz, dyz, dxy, ये और बचे। जो dxz, dyz और dxy ऑर्बिटल है एक्चुअली वो पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है ना? अब देखो यहाँ पर जो क्वाड्रुपल बॉन्ड है, ये क्वाड्रुपल बॉन्ड है, उस क्वाड्रुपल बॉन्ड में देखना, देखो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली डीपी ओवरलैपिंग से बनता है। भाई देखो ये 2 रीनेम है यहाँ पर, ये है
और ये रीनेम है। इस रीनेम का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो भी DP एंड DsP2 है। इस रीनेम में जो हाइब्रिडाइजेशन है इसमें भी DP एंड DsP2 है। इसका मतलब DP हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी है और इसमें भी है। तो इसका DP हाइब्रिड ऑर्बिटल, इस रीनेम का DP हाइब्रिड ऑर्बिटल इस रीनेम के DP हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? DP ओवरलैपिंग की वजह से। इसका भी DP हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आएगा, इसका भी DP हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर काम में आता है। तो देखिए बनता है बाय द DP ओवरलैपिंग, इसके द्वारा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है बाय द DP ओवरलैपिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कुल मिला के DP ओवरलैपिंग के द्वारा सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। मेरे हिसाब से सबके समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान देना, अपन बात करते हैं कि जो पाई बॉन्ड है और डेल्टा बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन यहाँ पर कैसे होगा। देखो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन देखो, पाई बॉन्ड कितने 2 है ना। अब देखो समझना आप यहाँ पर जो D ऑर्बिटल होते हैं 5D ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल में कौन कौन सा? DZ², DX²Y² होता है, DXY, DYZ और DXZ ये होता है। देखो ये DZ², DX², Y² तो ये पार्टिसिपेट हो गया, DZ² तो यहाँ पर पार्टिसिपेट हो चुका है, DX², यहाँ पर पार्टिसिपेट हो चुका है। अब अपने पास बचा कौन सा? ये। अच्छा PX, PY, PZ ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो गए। अब कुल मिलाकर अपने पास ये बचे 3 ऑर्बिटल्स, 3D ऑर्बिटल। इन 3D ऑर्बिटल में से जिन D ऑर्बिटल में Z कंपोनेंट है वो पाई बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और जबकि यहाँ पर जो DXY है वो डेल्टा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है ना? तो देखो ध्यान देना, जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो कैसे होगा। देखो इस रीनेम के पास भी DXZ ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इस रीनेम के पास भी DXZ ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, तो इसका DXZ इसके DXZ के साथ ओवरलैपिंग करके एक पाई बॉन्ड बनाएगा। इसी तरह से इस रीनेम का DYZ और इस रीनेम का DYZ, इसका DYZ इसके DYZ से ओवरलैपिंग करके दूसरा पाई बॉन्ड बनाएगा। तो जो पाई बॉन्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे? बाय द देखो DXZ एंड DYZ ओवरलैपिंग बाय द DXZ एंड DYZ ओवरलैपिंग, इसके द्वारा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो देख एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होता है DXZ ओवरलैपिंग से, दूसरे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है DYZ ओवरलैपिंग से। समझ में आ रहा है? अब देखो ये भी काम में आ चुके हैं दोनों पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में। अब बचा कौन सा है? बचा यहाँ पर DXY है। जो DXY यहाँ पर बचता है वो एक्चुअली डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में काम में आता है। तो यहाँ पर देखो बाय द DXY ओवरलैपिंग, इस ओवरलैपिंग के द्वारा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। समझ में आ रहे हैं? अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो क्लस्टर है, इस क्लस्टर में देखो ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कौन सा हो गया? ये हो गया ReCl बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो शेप बनती है वो स्क्वायर प्लेनर बनती है, सभी को पता है। इसके कारण शेप कौन से बनते हैं? स्क्वायर प्लेनर बनते हैं ना, स्क्वायर प्लेनर सभी को पता है इसे। और DP के कारण लीनियर शेप बनते हैं, सब कुछ हाइब्रिडाइजेशन में बता रखा है ऑलरेडी मैंने। इसके कारण लीनियर शेप यहाँ पर बनती है, लीनियर शेप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर प्लेनर और यहाँ पर कौन सी शेप बनती है? लीनियर शेप यहाँ पर बनती है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब देखो ध्यान देना, समझना, रीनियम से कितने ReCl बॉन्ड बने हुए हैं? इस रीनियम से कितने ReCl बॉन्ड बने हुए हैं? देखो 1 2 3 4, ठीक है ना। DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या भी कितने की? 4। इसका मतलब प्रत्येक ReCl बॉन्ड के फॉर्मेशन में DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आता है। तो देखो कुल मिलाकर इस बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो किसके द्वारा होगा? देखो बाय द देखो इसका तो DsP2 और ये जो क्लोरीन है उसका वेकेंट अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल, मतलब DsP2p ओवरलैपिंग। इस ओवरलैपिंग के द्वारा इस
ReCl बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान देना भाई, क्लोरीन, जैसे क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करो तो क्या होगा, 3s2 3p5 अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें है या नहीं, है ना। तो जब यहाँ पर अपन को पता है यहाँ पर रीनियम और इसके बीच में ओवरलैपिंग होगी तो क्लोरीन का तो यहाँ पर 3p5 ऑर्बिटल काम में आता है, मतलब जिसको p से रिप्रेजेंट कर दिया सीधा मैंने, और रीनियम का dsp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल काम में आता है, और इस ओवरलैपिंग के द्वारा यहाँ पर इसका फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, समझना आप यहाँ पर एक बात समझना आप, देखो इसको इस तरह से समझने की आप कोशिश करना। इस रीनेम में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में शेप कौन सी बनती है, स्क्वायर प्लेनर। तो यहाँ पर ये शेप हो गई स्क्वायर प्लेनर। ये देखो आप, इसको इस तरह से मैं बता देता हूँ, इधर देखो आप, ये देखो आप यहाँ पर ये हो गई स्क्वायर प्लेनर शेप इस रीनेम की, हो गई स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है सभी को। इस रीनेम, ये रीनेम मान ला, ये वाला इसको रीनेम मान लो। रीनेम में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन के केस में शेप कौन से बनती है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है सभी को, दिख रहा है। इसी तरह से इस रीनेम में भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी शेप भी कौन सी हो गई, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर दिख गया सभी को स्क्वायर प्लेनर। अब देखो ध्यान देना, ये स्क्वायर प्लेनर और ये स्क्वायर प्लेनर, दोनों स्क्वायर प्लेनर के बीच में ये जो क्वाड्रुपल बॉन्ड बनता है इसके कारण ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये देखो सभी, देखो इसको अच्छी तरह से, ये दिख गया सभी को। इसमें स्क्वायर प्लेनर, इसमें स्क्वायर प्लेनर, दोनों स्क्वायर प्लेनर है और दोनों बीच में क्वाड्रुपल बॉन्ड बनने की वजह से जुड़ जाते हैं। अब देखो ध्यान देना, क्वाड्रुपल बॉन्ड बनेगा कैसे, देखो समझना। दोनों रीनियम के बीच एक तो बनता है सिग्मा बॉन्ड बनता है dp ओवरलैपिंग से। dp ओवरलैपिंग में देखो कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, dz2 pz। अब आप यहाँ पर इसको देखो समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देना। अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दे लिया तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दे लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर आपके कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश आप यहाँ पर करना। देखो ध्यान देना, समझना आप इसको। ये एक्सिस जो है उसको मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ, इसको ये वाला जो एक्सिस है इस एक्सिस को मैं जेड एक्सिस मान लेता हूँ, ठीक है। ये जो एक्सिस है इस एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ, एक्स, और ये जो एक्सिस है इसको मैं मान लेता हूँ वाई एक्सिस। तो देखो ये तो हो गया जेड एक्सिस, ये जेड, ये हो गया एक्स एक्सिस एक्स, और ये हो गया वाई एक्सिस। तो एक्स वाई जेड, फिर ध्यान देना एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ये हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, समझना, जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसके द्वारा बनता है, dp ओवरलैपिंग के द्वारा। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है, dp ओवरलैपिंग के द्वारा, ठीक है ना। अब dp ओवरलैपिंग की बात करें तो dp के अंदर कौन सा एक्सिस है, कौन सा ऑर्बिटल है, dz2 pz। इसका मतलब है कुल मिलाकर देखा जाए तो जेड एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। इसका dp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि जेड एक्सिस के अलोंग होगा ये, और इसका dp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो भी जेड एक्सिस के अलोंग होगा ये, और दोनों के ओवरलैपिंग से यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है। अब देखो समझना, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो समझना, आप ध्यान देना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन dxz dyz ओवरलैपिंग से हुआ है। तो देखो दोनों ऑर्बिटल्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो ये एक्सिस कौन सा है, ये वाला एक्सिस कौन सा है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला कौन सा है, वाई एक्सिस, ये वाला कौन सा है, जेड एक्सिस। अब देखो यहाँ पर जो ऑर्बिटल ले रहे हैं अपन कौन सा है, dxz, तो इसका भी dxz और इसका भी dxz, दोनों के बीच ओवरलैपिंग से क्या बता रखा है, यहाँ पर पाई बॉन्ड हमने बता रखा है। अब देखो समझना, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाला ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। आप कौन से ऑर्बिटल की बात कर रहे हो यहाँ पर, dxz। तो देखो dxz, dyz और dxy जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। तो अपन बात करेंगे किसकी, dxz ऑर्बिटल की। तो dxz ऑर्बिटल कहाँ पर होगा,
एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच में। तो ध्यान देना, ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। इस एक्स और इस जेड ऑर्बिटल के बीच में कौन सा होगा? इस एक्स और इस जेड एक्सिस के बीच में कौन सा ऑर्बिटल होगा? डी एक्स जेड। तो कुल मिलाकर यहाँ पर केस ये है कि ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस और इनके बीच में देखो ये जेड और ये एक्स, इनके बीच में यहाँ पर ध्यान देना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल होगा? डी एक्स जेड। इसी तरह से यहाँ पर डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, डबल डम्बल शेप है ना, तो डी एक्स ऑर्बिटल की, डी एक्स जेड ऑर्बिटल की एक डम्बल यहाँ पर होगी, एक डम्बल यहाँ पर प्रेजेंट है ये। इसी तरह से इस पे भी डी एक्स जेड लेंगे तो इसकी एक डम्बल यहाँ पर हो गई, एक डम्बल यहाँ पर हो जाएगी, एक डम्बल यहाँ और एक डम्बल यहाँ पर हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? तो ये जो डी एक्स जेड ऑर्बिटल है, इसकी ये वाली डम्बल और इसकी ये वाले डम्बल, इनमें आपस में ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझना, ये डी एक्स जेड, इसकी एक डम्बल यहाँ पर होगी, डी एक्स जेड एक डम्बल यहाँ पर होगी, इसी तरह ये डी एक्स जेड एक डम्बल यहाँ पर और एक डम्बल यहाँ पर। अब क्या होगा? इसकी ये जो डम्बल है ये और ये डम्बल, इनके बीच ओवरलैपिंग होकर यहाँ पर एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर है यहाँ तक, है ना? ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एक्स और जेड के बीच में डम्बल यू होगी, एक डम्बल यू और एक डम्बल यू। इसी तरह से इस पे भी एक डम्बल यू और एक डम्बल यू। तो देखो इसकी ये वाले डम्बल है, ये बीच में आ गई, इसकी ये वाले डम्बल यहाँ पर बीच में आ गई, दोनों के बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसी तरह से ओवरलैपिंग इस साइड में भी होगी, ये डम्बल यहाँ आ गई, ये डम्बल यहाँ पर आ गई, दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगी। मतलब कुल मिलाकर एक पाई बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इस जगह, इसकी ओवरलैपिंग इस जगह पर और इस जगह पर हो जाएगी। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब देखो दूसरा ऑर्बिटल कौन सा है? डी वाई जेड ऑर्बिटल है। अब देखो वाई एक्सिस कौन सा है भाई? वाई एक्सिस अपने ये मान लिया और जेड ऑर्बिटल ये है, वाई एक्सिस ये है और जेड एक्सिस ये है, ये जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। डी वाई जेड ऑर्बिटल जो होगा वो एक्चुअली वाई और ये जेड एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होगा। तो देखो ध्यान देना, ये तो वाई एक्सिस है, ये अपने मान लिया जेड एक्सिस, और इस वाई और इस जेड के बीच में एक डम्बल यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यहाँ पर एक डम्बल यहाँ पर प्रेजेंट होगी यहाँ पर। तो कुल मिलाकर इस वाले डम्बल की ये एक लूप यहाँ पर आएगी, इस वाले डम्बल की एक लूप यहाँ पर आएगी, इसके बीच ओवरलैपिंग हो जाएगी। इसी तरह नीचे की तरफ भी देखो, इस वाले डम्बल की एक लूप यहाँ पर आएगी, इस वाले डम्बल की एक लूप यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग से एक पाई बॉन्ड बनेगा। तो कुल मिलाकर जो डी वाई जेड ओवरलैपिंग है उसके द्वारा जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वो यहाँ पर रहेगा, ऊपर और नीचे की तरफ। डी एक्स जेड जो ओवरलैपिंग होगी उसके कारण जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर एक पाई बॉन्ड तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दूसरा पाई बॉन्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस सिग्मा बॉन्ड के चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल शेप यहाँ पर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है ना, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। अब बात करें अपन डेल्टा बॉन्ड के। देखो डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके द्वारा हुआ है? डी एक्स वाई ओवरलैपिंग से। अब देखो डी एक्स वाई जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो भी बिटवीन एक्सिस होते हैं। डी एक्स वाई ऑर्बिटल पे कहाँ पर होते हैं? बिटवीन एक्सिस होते हैं, लेकिन ये एक्स और वाई एक्सिस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। इनके जो डम्बल्स बनते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होते हैं। अब देखो नोट करना, आप समझना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डी एक्स वाई ऑर्बिटल के डम्बल प्रेजेंट होंगे। तो कुल मिला के जो डी एक्स वाई ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा इस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में होगा। ये एक डम्बल यहाँ पर होगा, एक डम्बल यहाँ पर होगा, यहाँ। इसी तरह से यहाँ पर भी एक डम्बल यहाँ और एक डम्बल यहाँ पर। तो देखो ये जो डम्बल है, ये डम्बल, इसके दोनों पार्ट इस वाले डम्बल के दोनों पार्ट के आमने सामने आ गए, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी, यू, इनके बीच में ओवरलैपिंग यू। इसी तरह से ये वाला जो डम्बल है, ये वाला डम्बल ये, और ये वाला जो डम्बल है, ये वाला डम्बल, इसके दोनों पार्ट ये और इसके दोनों पार्ट ये एक दूसरे के आमने सामने होगा और यहाँ पर ओवरलैपिंग हो जाएगी इसके और इसके बीच। इस ओवरलैपिंग के कारण कुल मिला के डेल्टा बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर
और यहाँ पर इस तरह से डेल्टा बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा। देखो डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में एक्चुअली dxy एंड dx² y² dx² y² दोनों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड की संख्या केवल एक ही है ना, इसलिए डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पर केवल dxy ही पार्टिसिपेट होता है। क्यों? क्योंकि dx² y² dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो चुका है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में dx² y² पार्टिसिपेट हो चुका है, इसलिए डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में यहाँ पर केवल क्या पार्टिसिपेट होता है? dxy ऑर्बिटल। नॉर्मल अगर बात करें तो नॉर्मल केस में डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में dxy ऑर्बिटल्स भी पार्टिसिपेट कर सकता है और dx² y² ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर अपन को दोनों में से एक पर टिक करना पड़े तो अपन इसी पर टिक करेंगे कि डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है, तो अपन इस पर टिक करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि ये वाला जो ऑर्बिटल है वो dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर जाता है। लेकिन सपोज करो आपको ये ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, आपको केवल ऑप्शन में ये दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप इस पर टिक कर सकते हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मैं और लगाकर ये भी लिख रहा हूँ, देखो बाय द dxy ओवरलैपिंग और dx² y² ओवरलैपिंग। लेकिन ध्यान देना, इस पर डबल टिक करना, इस पर सिंगल टिक करना। देखो अगर मान लो ऑप्शन में ये भी आपको दे रखा है और ऑप्शन में ये भी आपको दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपको इसी पर टिक करना है कि डेल्टा बॉन्ड के फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये ऑप्शन में आपको दे ही नहीं रखा, ऑप्शन में केवल आपको ये दे रखा है, तो उस कंडीशन में आप इस पर टिक कर सकते हो। लेकिन दोनों ऑप्शन में दे रखा है तो आपको टिक किस पर करना है? इस पर करना है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। तो Re2Cl8-2 के अंदर किस तरह के बॉन्डिंग होते हैं? क्वाड्रुपल बॉन्ड यहाँ पर बनता है, ठीक है ना। रीनेमिक हाइब्रिडाइजेशन डीपी होता है जिसके अंदर ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसमें ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर जो 4 बॉन्ड है उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड है जिसका फॉर्मेशन dp ओवरलैपिंग से होता है। 2 पाई बॉन्ड है जिनका फॉर्मेशन dxz dyz ओवरलैपिंग से होता है, और 1 यहाँ पर डेल्टा बॉन्ड है जिसका फॉर्मेशन dxy ओवरलैपिंग से होता है। अगर ये ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा हो तो आप इस पर टिक कर सकते हो, लेकिन तभी कर सकते हो जब ये ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अगर इसको आप ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन एटसेट्रा, जो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, अगर और भी डिटेल में आपको देखना हो तो MOT के अंदर कंप्लीट पढ़ा रखा है। MOT में LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंप्लीट करवाया था। अगर भूल गए हो आप या आपने वो वीडियो अभी तक भी नहीं देखा हो तो सबसे पहले आप उसको देख लो, MOT के वीडियो को। वहाँ पर कंप्लीट स्ट्रक्चर डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन कर रखा है सब तरह के बॉन्ड्स को। डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा, सब तरह के बॉन्ड्स को वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो या पहले देख लिया हो लेकिन अब भूल गए हो, तो सबसे पहले इसको कंप्लीट करने से पहले आप उन वीडियो को दोबारा देखो। MOT GOC जर्नल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री GIOC के अंदर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। वहाँ पर कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है इस बात को, तो आप पहले उनको देख लो अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है? तो किस तरह से बॉन्डिंग होती है मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये कर लिया सभी ने नोट? सभी ने नोट कर लिया भाई यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर एक बात और समझना, आप ध्यान देना। देखो यहाँ पर देखो बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 बॉन्ड है। तो देखो ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर। अब बॉन्ड ऑर्डर पे 2 तरह के केस में यहाँ पर बनाता हूँ। देखो बॉन्ड ऑर्डर ये 4.0 और एक केस हो गया बॉन्ड ऑर्डर अदर देन 4.0। देखो अदर देन 4.0, एक तो केस है कि बॉन्ड ऑर्डर 4.0 हो, एक केस है कि बॉन्ड ऑर्डर 4.0 के अतिरिक्त कुछ और हो। यदि बॉन्ड ऑर्डर 4.0 हो तो जो स्ट्रक्चर होती है वो इक्लिप्स्ड होती है। तो यहाँ पर होगी इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर। और बॉन्ड ऑर्डर यदि अदर देन 4.0 हो तो स्ट्रक्चर फिर स्टैगर्ड होती है।
तो यहाँ पर होते हैं स्टैगर्ड स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड स्ट्रक्चर। अब देखो इसका क्या मतलब है समझना आप। देखो बॉन्ड ऑर्डर यदि 4.0 हो तो स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। देखो एक रीनियम पर 4 क्लोरीन एटम ये हो गए, दूसरे रीनियम के जो 4 क्लोरीन एटम है वो ये हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी देखो एक्लिप्स स्ट्रक्चर में एक्चुअली क्या होता है कि ये क्लोरीन एक दूसरे के आमने सामने होंगे, बिल्कुल ये एक्लिप्स्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड में क्या होते हैं, ये घूम जाता है इस तरह से, इन दो क्लोरीन के बीच में ये क्लोरीन होगा, या मैं कह दो इस तरह से, देखो आप ये इन दो के बीच में, इन दो क्लोरीन के बीच में ये क्लोरीन होगा, इस तरह कोई सा भी देख सकते हो। देखो आप इन दो क्लोरीन के बीच में ये क्लोरीन होगा, तो ये स्टैगर्ड हो गई और ये एक्लिप्स्ड हो गई है। तो हमेशा ध्यान देना, अगर इस तरह के क्लस्टर्स के अंदर कभी भी आपको बॉन्ड ऑर्डर 4.0 मिल जाए तो इसका मतलब स्ट्रक्चर एक्लिप्स्ड टाइप की होगी, और अदर देन 4.0 यदि बॉन्ड ऑर्डर आपको मिल जाए तो जो स्ट्रक्चर्स होगी वो स्टैगर्ड टाइप की यहाँ पर होगी। समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो कई बार एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से क्लस्टर्स में जो स्ट्रक्चर होगी वो इक्लिप्स्ड होगी या फिर स्टैगर्ड होगी। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुल मिलाकर बॉन्ड ऑर्डर देखना है। बॉन्ड ऑर्डर यदि 4.0 आ जाए तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, एक्लिप्स्ड। बॉन्ड ऑर्डर 4.0 नहीं आती है तो स्ट्रक्चर कौन सी होगी, स्टैगर्ड होगी। अब एक बात यहाँ पर आपके दिमाग में आ सकती है कि अभी तो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर्स बना रखी है, स्ट्रक्चर्स को देखने पर आपको पता चल गया कि इसमें बॉन्ड ऑर्डर 4.0 है, आप डायरेक्ट बता दोगे कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो एक्लिप्स्ड होगी। तो इसकी स्ट्रक्चर कौन सी होगी, एक्लिप्स्ड होगी। कैसे बताया, क्योंकि इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर 4.0 आ रहा है। लेकिन सपोज करो ये स्ट्रक्चर में नहीं बनाता, डायरेक्ट इसको देखकर आपसे पूछता कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो क्या आप बता सकते थे, नहीं बता सकते थे। अगर डायरेक्ट इसको देखकर आपसे इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए तो आप उस कंडीशन में बता सकते हो जब आपको ऐसे क्लस्टर्स के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आता हो। यदि आपको इन क्लस्टर्स का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आता है तो उस कंडीशन में उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के बेसिस पर बहुत ही आसानी से आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड कर सकते हो। समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है क्या? ये कर लिया भाई सभी ने नोट, ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्लस्टर्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में अपन अब काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है क्या भाई, किसी को है क्या डाउट यहाँ तक? नहीं है। अब देखो इसी में कंटिन्यू चल रहा है, हेडिंग डालना है यहाँ पर। देखो MO डायग्राम ऑफ Re2 Cl8 -2 Re2 Cl8 -2 इसका MO डायग्राम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमें बताना है। देखो ये तो पता है इसके अंदर क्वाड्रुपल बॉन्ड है, अपन स्ट्रक्चर से बना चुके हैं बेसिकली इसके अंदर क्वाड्रुपल बॉन्ड है। देखो यहाँ पर 1 सिग्मा प्लस 2 पाई प्लस 1 डेल्टा बॉन्ड प्रेजेंट है। अब देखो बॉन्ड एनर्जी, अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूँ या मैं डायरेक्ट एनर्जी की अगर बात करता हूँ या डायरेक्ट बॉन्ड की बात कर लो आप, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करते हैं अपन तो देखो इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा, उससे वीक बॉन्ड होता है पाई, उससे भी वीक बॉन्ड होता है डेल्टा, आगे भी अपन चलते हैं उससे वीक बॉन्ड होता है पाई, उससे वीक बॉन्ड होता है गामा, है ना। इन सब तरह के बॉन्ड्स के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ MOT के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर, इन सबको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा हो या फिर भूल गए हो तो एक बार पहले उसको देख लो, कंप्लीट क्लियर हो जाएगा। इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होता है ना। ये बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं अपन। सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है सिग्मा, उससे वीक पाई, फिर और वीक होता है डेल्टा, फिर पाई, फिर गामा एटसेट्रा अपन यहाँ पर देख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है भाई यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, आप समझना, यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना। अब देखो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी तो देखो ध्यान देना, जो स्टेबल होगा, जो स्टेबल बॉन्ड होगा, मतलब जो सबसे स्टेबल बॉन्ड बना रहा है उससे संबंधित मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। देखो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लोवेस्ट एनर्जी का है, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी, इसकी एनर्जी और भी ज़्यादा होगी,
इसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी। एनर्जी का ऑर्डर इस तरह से चलता है, समझ में आ रहा है। अब देखो ध्यान देना, इसके अंदर क्या है, 1 सिग्मा 2 पाई 1 डेल्टा बॉन्ड है। ये बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स होंगे, तो देखो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स भी तो बनेंगे। तो देखो ध्यान देना, सबसे कम एनर्जी का तो कौन सा हो गया, सिग्मा। उससे ज़्यादा एनर्जी का कौन सा हो गया, पाई। लेकिन पाई के नंबर कितने, 2 है ना, तो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ। उससे ज़्यादा एनर्जी का कौन सा हो गया, डेल्टा। अब देखो ये तो हो गया बॉन्डिंग, बॉन्डिंग हो गया तो आगे एंटी बॉन्डिंग में तो आएगा ना। तो देखिए डेल्टा, तो यहाँ पर डेल्टा स्टार, ये पाई तो यहाँ पर पाई स्टार, और ये सिग्मा यहाँ पर सिग्मा स्टार, ये होगा। तो देखो ये कुल मिला के सिग्मा, पाई, डेल्टा, डेल्टा स्टार, यहाँ पर पाई स्टार और सिग्मा स्टार, ये केस होगा। समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर ये सेंटर हो गया, सेंटर के नीचे के जो ऑर्बिटल्स है वो BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है, और सेंटर के ऊपर के जो बॉन्ड्स है वो ABMO मतलब एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना। अब इनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स भर के देखना है। इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरोगे, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरोगे जैसे 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10 फिर 11 12 13 14 है ना, 15 और 16, इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरोगे। हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इस तरह से। अब देखो ध्यान देना, अगर मान के चलो कि किसी क्लस्टर के अंदर केवल 8 इलेक्ट्रॉन आता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आएंगे। इसका मतलब है कि ये जो डेल्टा है, डेल्टा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, वो तो भरा हुआ होगा, और जो उसके ऊपर का डेल्टा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो खाली होगा। तो ये भरा हुआ है, ये खाली है, तो उस कंडीशन में यहाँ से यहाँ पर ट्रांजिशन होगा, नहीं होगा, ये ट्रांजिशन होगा। और यहाँ से यहाँ पर यदि ये ट्रांजिशन होता है, तो ये जो ट्रांजिशन होगा ये कौन सा हो गया, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन हो गया भाई, ये ट्रांजिशन हो गया डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन। और ये जो डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन है, ये इस तरह के क्लस्टर के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो ये हो गया बिलोंग टू विजिबल रीजन, बिलोंग टू विजिबल रीजन एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ क्लस्टर। देखो कई बार जब एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस कंडीशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि इस क्लस्टर के कलर के लिए कौन सा ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है। तो ध्यान देना, यदि क्लस्टर के अंदर ये ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में ये ट्रांजिशन उसके कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन सपोज करो कि क्लस्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन ही 6 रह जाते हैं, तो उस कंडीशन में तो 6 इलेक्ट्रॉन यही हो जाते खत्म। जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, तो क्या ये ट्रांजिशन पॉसिबल होता, ये पॉसिबल नहीं होता। जब ये ट्रांजिशन ही पॉसिबल नहीं होता, तो फिर ये कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। अब ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है, इसको इस पर अपन डायरेक्ट अप्लाई करके देखते हैं। देखो कैसे अप्लाई करना है। जैसे Re2Cl8-2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे +3 है। अब देखो MnTcRe, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 3d4 होगा। तो +3 की अगर बात करूँ यहाँ पर, तो इसका +3 में 4d4, इसका 5d4 होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 5d4। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 5d4। तो कुल मिलाकर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 5d4। तो एक रीनियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। एक रीनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पर 8, सॉरी, एक रीनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, d4 है ना, 4। एक रीनियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। रीनियम की संख्या कितनी यहाँ पर 2 है, तो 2 रीनियम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गया 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिलाकर जो इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाओगे, उसके अंदर आपको 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ना है। अब देखो ध्यान देना, ये सिग्मा, पाई, डेल्टा, डेल्टा स्टार, पाई स्टार, सिग्मा स्टार, सिग्मा, पाई, डेल्टा, डेल्टा स्टार, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने, 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने। भर के देखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो अब जो हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो यही है ना, हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये होमो हो गया।
और लोवेस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल जो वैकेंट है वो ये हो गया, ये ल्यूमो हो गया। जब भी कोई ट्रांजिशन होता है हमेशा होमो टू ल्यूमो में ही होता है, ध्यान देना, जब भी कोई ट्रांजिशन होता है हमेशा होमो टू ल्यूमो में होता है। होमो के अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन है, ल्यूमो यहाँ पर वैकेंट हो गया, तो ये ट्रांजिशन होगा। और ये जो ट्रांजिशन है ये ट्रांजिशन हो गया डेल्टा टू डेल्टा स्टार। कौन सा ट्रांजिशन हो गया ये? डेल्टा टू डेल्टा स्टार। ये ट्रांजिशन यहाँ पर हो गया डेल्टा टू डेल्टा स्टार। तो कुल मिलाकर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए, इसलिए हमने कहा कि इसके अंदर डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन है। इसका मतलब ये जो क्लस्टर है इस क्लस्टर के कलर के लिए डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन ही रेस्पॉन्सिबल होगा। देखो यहाँ पर लिख सकते हैं सो इट इज सो डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन, डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन is responsible for color of Re2Cl8 -2। इसके कलर के लिए डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन क्या होगा? रेस्पॉन्सिबल होगा। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो ये तो क्लियर हो गया, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर हमको देखना है, तो कैसे निकालोगे? देखो बॉन्ड ऑर्डर, देखो ध्यान देना, समझना। देखो ये यहाँ से यहाँ तक के जो ऑर्बिटल है ये तो BMO हो गया, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ऊपर वाले जो ABMO हो गया, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अब इस केस की बात करें तो इसमें देखो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है 2 4 6 8 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर प्रेजेंट है? बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल में यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो कुल मिला के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 8। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, देखो 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई कितने? 0। तो 8 माइनस 0 बाई 2 इक्वल 4.0। तो कुल मिलाकर ये जो क्लस्टर है इसमें रीनेम के बीच 4 बॉन्ड बनेंगे, मतलब यहाँ पर क्वाड्रुपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर 4.0 आ जाए तो जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? इक्लिप्स्ड। अदर देन 4.0 आ जाए तो जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? स्टैगर्ड। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 4.0 आया नहीं आया? आ गया। तो कुल मिलाकर इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो कौन सी होगी? इक्लिप्स्ड होगी। तो ये हो गया इक्लिप्स्ड, ये हो गया इक्लिप्स्ड। मेरे हिसाब से कोई डाउट किसी को नहीं होगा, सबके समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट है कि किसी को? नहीं है। तो अब मेरे हिसाब से मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना आपको आ गया होगा। सिग्मा पाई डेल्टा, डेल्टा स्टार पाई स्टार सिग्मा स्टार, ये हो गया। इसमें आपको इस क्रम में इलेक्ट्रॉन्स भर के देखना है। इलेक्ट्रॉन्स भरोगे तो आपको पता चल जाएगा BMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ABMO के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। फिर इस फॉर्मूले को काम में लेते हुए आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ तक आगे बढ़ने में डेल्टा तक, तो डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन होगा, और ये ट्रांजिशन होगा तो उस कॉरेस्पॉन्डिंग क्लस्टर के कलर के लिए ये ट्रांजिशन रेस्पॉन्सिबल होगा। क्लियर यहाँ तक? समझ में आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर से भी आपको पता चल जाएगा कि जो क्लस्टर आपको दे रखा है वो स्टैगर्ड है या फिर इक्लिप्स्ड है। किसी को कोई डाउट है क्या तक? नहीं है? सबने कर लिया भाई, नोट है कर लिया। अब देखो कुछ और एग्जाम्पल्स में आपको यहाँ पर लेकर बताता हूँ। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। देखो ध्यान देना, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर W2 OR6, अच्छा बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर पे अप्लाई करना। ये जो MO डायग्राम बनाया ना, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये केवल बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर्स पर अप्लाई कर सकते हो, बाकी पर इसको अप्लाई मत करना। मेटल कार्बोनिल पे तो बिल्कुल भी मत करना, मेटल कार्बोनिल का केस डिफरेंट होता है ना। बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर्स जो होते हैं उन पर आप अप्लाई कर सकते हो। अब इस पर मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो ध्यान देना, देखो यहाँ पर OR, देखो अगर OR की बात करो तो OR माइनस फॉर्म में होता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 6 OR है तो माइनस के 6 होंगे। माइनस को 6 को बैलेंस करने के लिए 2 टंगस्टन है तो एक पर कितना जाएगा? +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पर +3। अब देखो ध्यान देना, क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये होगा D4, होगा नहीं होगा? तो ये हो गया 3D4। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये क्या होगा? 3D4 4D4 5D4।
ये हो गया 5d4। तो कुल मिलाकर अगर इसकी मैं बात करता हूँ यहाँ पर, इसकी अगर बात की जाती है तो यहाँ पर क्या होगा इस केस में, देखो इसकी बात की जाती है तो यहाँ पर हो जाएगा भाई इस केस में d4, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है ना, +3 में कौन सा केस हो जाएगा 3d3 का हो जाएगा। तो +3 में 4d4 4d3 और सॉरी ये होगा 5d3। तो देखो यहाँ पर केस हो गया ये किसका 5d3 का, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, क्रोमियम के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3d3 का केस होगा, तो ये 4d3 या 5d3 का केस होगा। टंगस्टन के ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो 5d3 का केस हो गया। अब एक टंगस्टन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए 3 के 3 इलेक्ट्रॉन, टंगस्टन की संख्या कितनी है यहाँ पर 2, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन भर कर देके देखो इधर डेल्टा पाई सिग्मा डेल्टा पाई, सॉरी सिग्मा पाई डेल्टा, फिर डेल्टा स्टार पाई स्टार और सिग्मा स्टार। अब इलेक्ट्रॉन कितने बढ़ने हैं आपको 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये ऊपर वाले एंटी बॉन्डिंग है, नीचे वाले बॉन्डिंग है। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, अपॉन 2 = 3.0। इसका मतलब इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा 3.0 होगा। तो यहाँ पर W के बीच में आपको 3 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। फिर ये बचा है देखो ये OR यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से इधर भी आप बना सकते हो, देखो OR ये यहाँ पर होगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से। किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब इसी तरह के अगर और भी एग्जाम्पल्स आ जाते हैं क्लस्टर, देखो यहाँ पर ये तो क्लियर हो ही गया होगा कि ये जो एमओ डायग्राम है ये केवल इसी के लिए अप्लाई नहीं होता, बाकी केस पर भी इसको अपन अप्लाई कर सकते हैं। ये सबके क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। बेसिकली क्वाड्रुपल बॉन्ड की बात करें तो ये जरूर है कि क्वाड्रुपल बॉन्ड जो जर्नली बनता है वो रीनेम के केस में बनता है। क्वाड्रुपल बॉन्ड जर्नली रीनेम के केस में ही बनता है, लेकिन मस्ट नहीं, जर्नली रीनेम के केस में बनता है। अदर एग्जाम्पल्स भी इसके पॉसिबल है, लेकिन जर्नली क्वाड्रुपल बॉन्ड किस केस में बनता है? रीनेम के में। लेकिन जो मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम यहाँ पर अपन बना रहे हैं, ये मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बाकी जो बाई न्यूक्लियर मेटल क्लस्टर्स है उन पर भी अप्लाई ये होता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, किसी को कोई डाउट अब नहीं होगा। क्लियर है भाई? यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है ना। किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से वो भी सबके समझ में आ गया होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा। समझ में आ रहा है सभी को? अच्छा, एक चीज़ और देखना, जैसे अपन बात करें इसकी W2Cl9 -3, देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है W ये, ठीक है। और देखिए Cl ये ब्रिजिंग Cl, एक Cl ये भी ब्रिज Cl, और बाकी 3 Cl यहाँ पर जोड़ो, Cl 3 Cl आप यहाँ पर जोड़ो, Cl और चार्ज कितना है -3। ये इसके स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है ना। अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर देखो, ध्यान देना, मेटल बॉन्ड तो एक है, MM बॉन्ड इक्वल यहाँ पर हो गया 1। देखो यहाँ पर देखो ब्रिज्ड Cl 1 2 3 कितने हैं? 3। टर्मिनल Cl कितने हैं? देखो ब्रिज्ड Cl यहाँ पर लिख दो 3, टर्मिनल Cl 3 और 3 6 ये है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना, ये जो कंपाउंड है ये पहला कंपाउंड है जिसके अंदर फर्स्ट कंपाउंड है जिसके अंदर मेटल बॉन्ड को फाइंड किया गया था। यहीं पर लिख देता हूँ मैं, इट इज द फर्स्ट कंपाउंड it is the first compound in which metal bonds is observed, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपाउंड है जिसमें मेटल बॉन्ड को ऑब्जर्व किया गया था। समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं समझ में आ रहा है सभी को? देखो एक केस यहाँ पर और लेकर देखते हैं, जैसे W3Cl9
ठीक है ना। इसकी स्ट्रक्चर इसमें डब्ल्यू कितने 3 है ना, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, ये स्ट्रक्चर्स यहाँ पर होते हैं इसके, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 3Cl ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये Cl, इसी तरह से Cl, मतलब 3Cl ब्रिजिंग के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट होता है। और बाकी कितने बचे 6Cl टर्मिनल Cl के फॉर्म में प्रेजेंट है, Cl 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 Cl, है ना। थोड़ा बहुत आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा इनमें स्ट्रक्चर्स का, ये होगा। तो इस कंपाउंड के अंदर मेटल मेटल बॉन्ड कितने हो गए, देखो मेटल मेटल बॉन्ड्स, मेटल मेटल बॉन्ड 1 2 3, यहाँ पर मेटल मेटल बॉन्ड कितने 3 है। देखो इसमें ब्रिज्ड Cl कितने 1 2 3, ब्रिज्ड Cl कितने 3, और टर्मिनल Cl की बात करें तो कितने 2 4 6, यहाँ पर टर्मिनल Cl कितने 6 है। मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सबके ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है भाई, यहाँ तक सबके समझ में आ रहा है। तो हैलाइड क्लस्टर्स क्या होते हैं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ से किस टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं है, चलो करो इसको कंप्लीट नोट।